डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 7। तकरीबन आधे घंटे बाद गाड़ी सीधा विला के सामने आकर रुकती है। ख्वाहिश का बिल्कुल भी मन नहीं था इस जगह पर आने का, पर उसकी एक मजबूरी थी क्योंकि वह इतने बड़े शहर में किसी को नहीं जानती थी। उसके लिए ये शहर बहुत नया था। ख्वाहिश इस वक्त सिर्फ 20 साल की थी। उसने ज़्यादा दुनिया नहीं देखी थी। जब भी ख्वाहिश पर कोई मुश्किल आती थी तो उसका भाई किसी चट्टान की तरह उसे प्रोटेक्ट करता था, पर अभी तो उसका भाई भी उससे नाराज है, इसलिए वह यहाँ से कहीं नहीं जा सकती थी। अगर वह यहाँ से चली गई तो उसे नहीं लगता था कि किसी को कोई फर्क पड़ेगा, पर वह जानती थी अगर वह यहाँ से चली गई तो उसके बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि वह इस हालत में कहाँ जाएगी और किसे मदद मांगेगी। इसलिए वह यहाँ से जाने का ख्याल कब का छोड़ चुकी थी। वही मारिया तुरंत की गाड़ी का दरवाजा खोल देती है। इस वक्त मारिया को भी चाहत के लिए बुरा लग रहा था। वह चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी। वह दरवाजा खोलकर चाहत के हाथों में से वह गाउन और उसका बैग ले लेती है और बाहर खड़े बॉडीगार्ड के हाथों में पकड़ा देती है। उसके बाद वह ख्वाहिश को गाड़ी से नीचे उतरने में मदद करती है। वही ख्वाहिश गाड़ी से नीचे उतरकर मारिया के साथ विला के अंदर जाने लगती है। ख्वाहिश को इस वक्त बहुत रोना आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे। वही मारिया तुरंत ही ख्वाहिश को सोफे पर बिठाकर ख्वाहिश के लिए पानी लेने चली जाती है। साथ ही साथ ख्वाहिश के लिए फ्रेश फ्रूट जूस भी लेकर आती है, जिससे ख्वाहिश को थोड़ी एनर्जी मिले, क्योंकि वह लगातार 2 घंटे से विला से बाहर थी। इस बीच ख्वाहिश ने कुछ नहीं खाया था और ख्वाहिश प्रेग्नेंट थी, इसलिए उसे टाइम पर खिलाना ज़्यादा जरूरी था। वही ख्वाहिश की हेजल ब्राउन आंखें इस वक्त सामने टेबल पर पड़े उस गाउन को देख रही। उसे बार बार याद आ रहा था कि कैसे कुणाल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहां आया था और उसने एक बार भी ख्वाहिश के लिए स्टैंड नहीं लिया था। भले ही वह ख्वाहिश से नफरत करता हो, पर वह बच्चा तो उसका था ना। पर फिर भी कुणाल ने उसकी कोई मदद नहीं की, बल्कि सबके सामने उसकी इंसल्ट कर दी। अब ख्वाहिश इन सब से तंग आ चुकी थी। उसे अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसे अंधेरे कमरे में बंद कर दिया हो। ख्वाहिश ये सोच ही रही थी कि मारिया तुरंत ही उसके सामने पानी का गिलास और एक फ्रूट जूस लाकर रख देती है और फिर ख्वाहिश के बगल में बैठकर उसको अपने हाथों से पिटाने लगती है। वही ख्वाहिश भी मारिया का अपनापन देखकर उसके हाथों से पानी पीने लगती है। उसकी आंखों से मारिया को देखकर एक कतरा आंसू बह जाता है। वह किसी भी तरह से पानी और फ्रूट जूस पीकर तुरंत ही वहां से खड़ी होकर अपने कमरे की ओर जाने लगती है, क्योंकि वह सबके सामने यहाँ रोना नहीं चाहती थी। वही मारिया ख्वाहिश को जाते हुए देखती है। मारिया को ख्वाहिश की आंखों में उदासी और अकेलापन दिख रहा था, पर वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। चाहत सिर्फ 20 साल की थी और वह इतनी कम एज में प्रेग्नेंट हो गई थी। साथ ही साथ उसको अपने पति ने ही धोखा दिया था। उसे अपने प्यार के जाल में फंसाकर उससे बदला लिया था। बेचारी चाहत को तो पता भी नहीं था कि उसका पति उसे किस बात का बदला ले रहा है। वह उससे नफरत क्यों करता है? क्योंकि ख्वाहिश और उसके भाई ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा था, तो फिर उनके साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है? अब ख्वाहिश अपने भाई को भी यह सब बता नहीं सकती थी, क्योंकि यह सब उसकी वजह से ही हुआ था। अगर इस बारे में उसके भाई को पता चला तो वो जीते जी मर जाएगा। वही ख्वाहिश तुरंत ही अपने कमरे में आकर अपने कमरे का दरवाजा बंद करती है और वो कब से जो अपने आंसू रोककर बैठी थी, अचानक से उसके आंसू उसकी हेसल ब्राउन आंखों से बहने लगते हैं। उसका चेहरा इस वक्त बहुत ही मासूम लग रहा था। वह अपने दर्द को बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी। वह तुरंत ही अपने बैग के पास जाती है और नीचे फर्श पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। उसने इस वक्त अपने मुंह पर हाथ रखा हुआ था, जिससे उसकी आवाज़ बाहर ना सुनाई दे सके। ख्वाहिश को अब बैठने में भी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि उसका पेट 6 मंथ में भी काफ़ी बड़ा था और वह बेचारी छोटी सी, इसलिए उसे बैठने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। पर फिर भी वह फर्श पर बैठे हुए किसी छोटे बच्चे की तरह रो रही थी, पर उसका रोना सुनने वाला कोई नहीं था। वह उस बच्चे की तरह लग रही थी जो मेले में गुम हो गया हो और उसके आसपास कोई अपना ना हो, जिसे समझ नहीं आ रहा हो कि वह अब क्या करे और कहाँ जाए। वही वह अपना सर अपने बेड पर रखे लगातार रो रही थी, पर इस विला में उसका अपना कहने के लिए मारिया आंटी के सिवा कोई नहीं था। उसका पति भी नहीं, क्योंकि उसके पति को उसकी कोई कदर नहीं थी, सिर्फ उसे अपने बच्चे की परवाह थी। इसलिए तो उसने इतने सारे गॉड्स और मेड रखी थी, जिसकी वजह से ख्वाहिश के बच्चे को कोई तकलीफ ना हो और उसे यहाँ से बाहर भी नहीं जाने दिया जाता था, क्योंकि कुणाल को ये डर था कि कहीं उसके बच्चे को कुछ ना हो जाए। यूँ कहो कि कुणाल को सिर्फ उस बच्चों से फर्क पड़ता था।
उसे ख्वाहिश के जीने या मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, इसलिए तो अभी तक ख्वाहिश को ये भी पता नहीं था कि कुणाल के घर पर कौन कौन है। सिर्फ उसे कुणाल को देखकर उससे प्यार हो गया था। कुणाल ने ख्वाहिश को कभी अपनी फैमिली के साथ नहीं मिलवाना तो दूर, किसी को पता भी नहीं है कि ख्वाहिश उसकी बीवी है। वह यहाँ पर किसी मिस्ट्रेस की तरह रह रही थी जिसका बाहरी दुनिया में कोई वजूद नहीं है। वही ख्वाहिश रोते रोते बेड पर अपना सर रख कर यूं ही सो जाती है, क्योंकि उसे यहाँ चुप करने वाला कोई नहीं था और वह अब कुछ कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि वह अपने बच्चे से बहुत प्यार करती थी। अगर उसके बच्चे को कुछ हो गया तो वह क्या करेगी, क्योंकि उसे पता नहीं था कि कुणाल उसे कब तक अपने साथ रखेगा। क्योंकि कुणाल के लिए लड़कियों की कमी नहीं थी। वो ऐसे सोई हुई थी कि अचानक से कमरे का दरवाजा खुलता है और एक लंबी सी परछाई अपने लंबे लंबे कदमों से कमरे के अंदर आने लगती है। जब उसकी नज़र फर्श पर बैठी ख्वाहिश पर गई तो उसकी काली गहरी आंखों में गुस्सा उतरने लगा। वह तुरंत ही वहां पर पड़े फ्लावर वास को अपने हाथ में लेकर बेरहमी से उसे फर्श पर पटक देता है, जिससे उसके कुछ टुकड़े आकर ख्वाहिश के आगे गिरे जाते हैं। वही अचानक से ख्वाहिश जब किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ सुनती है तो तुरंत ही हड़बड़ाते हुए अपनी आंखें खोलने लगती है, क्योंकि कुछ देर पहले सोई थी। वही ख्वाहिश अपना चेहरा इधर उधर करके देखने लगती है। जब उसकी नज़र एक जगह पर पड़ती है तो वह चौंक जाती है। एपिसोड 8। हेलो दोस्तों, आप पहले से स्टोरी पढ़ी? अगर आप एपिसोड 1 से स्टोरी पढ़ेगी तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर आप सीधा लास्ट वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो आप इस स्टोरी से कनेक्ट नहीं कर पाएगी, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप पहले से चैप्टर रीड करना स्टार्ट करें और पढ़ने के बाद लाइक कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आप भी जानते हैं कि लाइक कमेंट कितना ज़रूरी होता है। और इस स्टोरी को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे स्टोरी के रीडर बढ़ेंगे, क्योंकि रीडर नहीं बढ़ेंगे तो ये स्टोरी अपने आप बंद हो जाएगी और पॉकेट एफएम द्वारा रिजेक्ट की जाएगी। इसलिए प्लीज़ आप लाइक कमेंट और रिव्यू देना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी स्टोरी शेयर करें। थैंक यू। देहरादून में एक लड़का जिसकी उम्र 25 से 26 साल होगी, वह इस वक्त एक अंधेरे कमरे में फर्श पर लेटा हुआ था। उसके माथे और चेहरे पर कई सारे घाव लगे थे और कहीं घाव तो इतने पुराने थे कि उसके शरीर पर बहुत बुरे निशान बन गए थे। वही पूरे रूम में इस वक्त अंधेरा छाया हुआ था, वहां पर रोशनी का नामो निशान नहीं था। वह लड़का फर्श पर पड़े पड़े अपने सामने लगी स्क्रीन को देख रहा था। उस लड़के की आंखों में इस वक्त मजबूरी साफ झलक रही थी। उसकी आंखों में आंसू पानी की तरह बह रहे थे, पर उस लड़के में इतनी भी जान नहीं बची थी कि वह वहां से खड़ा होकर बैठ भी पाए, क्योंकि उसे बहुत बुरी तरह से मारा गया था। इस वक्त पूरे कमरे में कोई नहीं था। उस कमरे में सिर्फ सामने वाली वॉल पर एक स्क्रीन लगी थी जिस पर कोई वीडियो शो हो रहा था। वही वह लड़का अपनी आंसू भीगी आंखों से सामने स्क्रीन को देख रहा था। वही लड़का जिस कमरे में था वह एक तहखाना था, जो कि जंगल के बीचों बीच बना हुआ था और उसके ऊपर एक आलीशान सा मिला था। उसे देखकर कोई यह नहीं कह सकता था कि इस विला के अंदर कोई तहखाना भी होगा। वही उस विला के आसपास कई सारे बॉडीगार्ड अपने हाथों में राइफल लिए विला की पहरेदारी कर रहे थे। दूसरी तरफ ख्वाहिश के कमरे में ख्वाहिश जब कुछ गिरने की आवाज़ सुनती है तो तुरंत ही डर के कारण नींद से जाग जाती है और हड़बड़ाते हुए अपनी नज़रें इधर उधर करके देखने लगती है। जब उसकी नज़रें सामने खड़े इंसान पर जाती है तो वह उसकी आंखों में देखकर अंदर तक कांप जाती है। जब ख्वाहिश फशल से उठने की कोशिश करती है तो अचानक से उसका हाथ नीचे पड़े उस कांच पर लग जाता है, जिससे ख्वाहिश की जोर से चीख निकल जाती है। वह अपनी हथेली ऊपर करके देखती है तो वहां पर कांच चुभा हुआ था। उसकी आंखों में दर्द के कारण आंसू आने लगते हैं। ख्वाहिश का मासूम चेहरा रोने की वजह से पहले से ही लाल हो गया था, जिससे उसका छोटा चेहरा और भी खूबसूरत लगने लगा था। उसका चेहरा ऐसा लग रहा था मानो अगर उसके चेहरे को किसी ने छू लिया तो तुरंत ही उसके चेहरे से खून निकलने लगेगा, क्योंकि उसके फूले हुए गाल इस वक्त टमाटर की तरह लाल हो गए थे। क्योंकि वह जब से आई थी तब से रोई रही थी, उसकी छोटी नाक भी एकदम लाल हो गई थी। वही जो इंसान कमरे में आया था वह तुरंत ही अपने लंबे लंबे कदमों से चाहत के पास जाने लगता है और अपने घुटनों पर बैठकर बिल्कुल चाहत के सामने अपना चेहरा रखकर उसे गौर से देखने लगता है। उसके बाद वह अपनी काली गहरी आंखों से ख्वाहिश को ऊपर से लेकर नीचे तक देख के अपने दांत पीसते हुए ख्वाहिश के सिल्की बालों को अपने हाथों में बेरहमी से जकड़ लेता है, जिससे ख्वाहिश की आंखों में आंसू पानी की तरह बहने लगते हैं। उसके साथ साथ उसके होंठ डर के कारण कांप रहे थे। वही ख्वाहिश अपनी डरी हुई आवाज में सामने वाले इंसान से कहती है, कुणाल। वही सामने वाला इंसान और कोई नहीं बल्कि ख्वाहिश का पति कुणाल कपूर था। कुणाल अपनी आंखों में नफरत लिए ख्वाहिश के बालों को बेदर्दी तरीके से अपने हाथों में जकड़ते हुए उसका चेहरा ऊपर करता है, जिससे चाहत का आंसुओं से भरा हुआ चेहरा ऊपर उठ जाता है।
वही कुणाल उसके चेहरे को गौर से देखने लगता है और बिना देर किए चाहत के होठों को अपने मुंह में बेदर्दी तरीके से लेकर उसे किस करने लगता है। वही चाहत को अपने बालों में बहुत दर्द हो रहा था, साथ ही साथ उसे अपने होठों पर भी तेज दर्द हो रहा था, क्योंकि कुणाल उसे बुरी तरह से किस कर रहा था और किस करने से ज्यादा उसके होठों को काट रहा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो कुणाल उसके होठों को खा ही जाएगा। इस बीच कुणाल ने ये ध्यान दिया था कि वह गलती से भी ख्वाहिश के पेट पर अपना वेट न डाले। वही ख्वाहिश बेबसी से ये सब कुछ सह रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि कुणाल उसके बालों को उखाड़ देगा और उसके होठों को तोड़ देगा। वही ख्वाहिश अपने नाजुक हाथों से सामने बैठी कुणाल को रोकने की कोशिश करती है, पर उसकी कोशिश नाकामयाब रहती है। जब किसके कारण ख्वाहिश की सांस उखड़ने लगती है तो कुणाल तुरंत ही उसे छोड़ देता है और उसके चेहरे को देखने लगता है, जहां पर चाहत के होठ पूरे सूज गए थे और काटने के कारण उसके होठों में से ब्लड आ रहा था। वही कुणाल ने अभी भी ख्वाहिश के बाल कसकर पकड़े हुए थे। वही कुणाल तुरंत ही उसके और नजदीक जाकर उसके होठों पर लगा हुआ ब्लड अपनी टंग से लिक करते हुए ख्वाहिश को अपनी डरावनी आवाज में कहने लगता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी जान की ड्रेस खराब करने की? मैंने तुम्हें मना किया था ना, तुम यहाँ से बाहर नहीं जाओगी तो फिर क्यों गई? वही ख्वाहिश ये सुनती है तो हैरानी से कुणाल को देखने लगती है। ख्वाहिश इस वक्त सूखे पत्ते की तरह कांप रही थी। उसे कुणाल से बहुत डर लगने लगा था। वही कुणाल ने अभी तक उसके बालों को छोड़ा नहीं था। ख्वाहिश जैसे तैसे अपने डर को कंट्रोल करते हुए कुणाल से कहती है, पर तुमने तो कहा था कि मैं। वह इतना ही कह पाई थी कि कुणाल तुरंत ही उसके हाथ को अपने दूसरे हाथ से मसलते हुए ख्वाहिश से कहता है, क्या मैंने तुम्हें खुद कहा था कि तुम जाओ, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे सामने से जवाब देने की? वह इतना कहकर ख्वाहिश के चोट लगे हाथ पर अपनी पकड़ तेज कस देता है। वही चाहत की आंखें रोने के कारण और लाल हो जाती है। जब उसे अपना दर्द बर्दाश्त नहीं होता तो वह जोर जोर से रोने लगती है और कुणाल से माफ़ी मांगने लगते हैं। वो कुणाल से कहती है, आई एम सॉरी कुणाल, मुझे माफ़ कर दो, आई एम सॉरी कुणाल। वह बार बार कुणाल से माफ़ी मांग रही थी। उसे खुद नहीं पता था कि वह कुणाल से किस बात की माफ़ी मांग रही है। वही कुणाल जब ख्वाहिश को माफ़ी मांगते हुए देखता है तो वह अपनी गहरी काली आंखों से ख्वाहिश को एक नज़र देखकर उसके हाथ को छोड़ देता है और अपने होठों पर हल्की मुस्कान लिए अपने उसी हाथ से ख्वाहिश के गालों को बहुत बेदर्दी तरीके से पकड़कर उसका चेहरा अपने चेहरे के बिल्कुल नज़दीक कर उसकी आंखों में देखते हुए एक एक शब्द ख्वाहिश की आंखों में आंखें डालते हुए ख्वाहिश से कहता है, तुम्हें जहाँ जाना हो वहाँ जाओ, जब तक मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं आ जाता तब तक तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। उसके बाद मैं खुद तुम्हें तलाक दे दूंगा। तलाक के बाद तुम जो चाहे वह कर सकती हो, जिसके बिस्तर पर चाहे वहां जा सकती हो, जिसकी मिस्ट्रेस बनना चाहे तुम बन सकती हो, मैं कुछ नहीं कहूँगा। बिकॉज आई हेट यू। अगर अगली बार तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें और तुम्हारे भाई को जिंदा जमीन में दफना दूंगा। इतना कहकर वह तुरंत ही ख्वाहिश के गाल को छोड़ देता है और उसके बालों को भी छोड़कर अपने हाथों से उसके बालों को ठीक करने लगता है। वही ख्वाहिश तो कुणाल की बात सुनकर किसी पुतले की फर्श पर जम चुकी थी। वह इस वक्त कुछ सोचने समझने की हालत में नहीं थी। वही ख्वाहिश का चेहरा इस वक्त बिल्कुल इमोशनलेस था। उसका चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया था। रोने के कारण उसके काजल की लकीरें गाल पर बनी हुई थी और उसके चेहरे पर खून लगा हुआ था, क्योंकि जिस हाथ पर ख्वाहिश को कांच से चोट लगी थी उसी हाथ को कुणाल ने बेदर्दी से दबोच लिया था और बाद में उसी हाथ से उसने ख्वाहिश के चेहरे को बेरहमी से पकड़ा था, जिसकी वजह से ख्वाहिश के चेहरे पर खून लग गया था। वही ख्वाहिश के हाथ में से अभी भी खून बह रहा था, क्योंकि उसे वहां कांच के कारण चोट लगी थी। वही कुणाल इस वक्त अपने इमोशनल लेस चेहरे से ख्वाहिश को देख रहा था। उसे ख्वाहिश पर कोई भी रहम नहीं आ रहा था। इस वक्त वह किसी शैतान से कम नहीं लग रहा था। उसका दिल पत्थर का बना हुआ था। वह किसी रुतलेस इंसान की तरह चाहत को अपनी बिना भाव की आंखों से देख रहा था। वही चाहत इस वक्त सदमे के कारण फर्श पर बैठी हुई थी। अब धीरे धीरे करके उसके आंखों के सामने अंधेरा आने लगा था। वही ख्वाहिश कुछ ही देर में बेहोश होकर फर्श पर गिरने ही वाली थी कि एक मजबूत हाथ जाकर उसे पकड़ लेता है और उसे ब्राइडल स्टाइल में अपनी गोद में उठाकर तुरंत ही बेड पर लेटा देता है। एपिसोड 9। कुछ देर बाद ख्वाहिश इस वक्त अपने आलीशान कमरे में किसी बेजान गुड़िया की तरह अपने बैग पर लेटी हुई थी। उसके हाथ पर जहां उसे चोट लगी थी वहां पर बैंडेज की हुई थी और उसका चेहरा भी किसी ने साफ किया था, क्योंकि अब उसके चेहरे पर खून के धब्बे नहीं दिख रहे थे, पर हाँ उसके चेहरे पर तन्वी के चांटे का निशान जरूर दिख रहा था और साथ ही साथ कुणाल की उंगलियों के निशान भी दिख रहे थे। क्योंकि ख्वाहिश की स्किन बहुत ही सेंसिटिव थी, उसकी स्किन किसी बच्चे की तरह बहुत ही सॉफ्ट थी, इसलिए अगर उसे कोई जरा सा भी छू ले तो वहां पर निशान बन जाते थे। और यहाँ तो कुणाल ने बहुत बेदर्दी से उसके गालों को दबाया था।
जिससे कुणाल की उंगलियों के निशान वहां पर छप गए थे और तन्वी के चांटे के कारण वहां पर स्वेलिंग आ गई थी। वही अचानक से ख्वाहिश की बॉडी में हल्की हल्की मूवमेंट होने लगती है, जिससे ख्वाहिश कुछ ही देर में अपनी आंखें खोल पूरे कमरे को देखने लगती है, जहां पर उसके अलावा कोई नहीं था। वही ख्वाहिश को अपने जबड़े और सर में बहुत दर्द हो रहा था। ख्वाहिश कुछ देर पहले जो हुआ उसे याद करके फिर से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वह भूली नहीं थी कि कुणाल ने उसे क्या कहा था। उसने उससे कहा था कि बच्चा आने के बाद वह उसे छोड़ देगा। वही फिर से ख्वाहिश की आंखों में से मोटे मोटे आंसू गिरने लगते हैं। वही ख्वाहिश अपने हाथों के सहारे से बेड से उठने ही वाली होती है कि अचानक से उसके हाथों में तेज दर्द होता है, क्योंकि वह तो भूल ही गई थी कि उसके हाथ में कांच लगा था। वही दबाव पड़ने के कारण फिर से ख्वाहिश के हाथ में से खून आने लगता है, जिससे व्हाइट बेडशीट पर खून के धब्बे पड़ जाते हैं। वही ख्वाहिश इन सबको इग्नोर करके बेड पर बैठ जाती है और अपना सर बेड के हेडरेस्ट पर टिकाकर ऊपर सीलिंग को देखने लगती है और किसी सोच में गुम हो जाती है। अचानक ही उसका एक हाथ उसके पेट पर चला जाता है। उसे यह सोच सोचकर डर लग रहा था कि क्या सच में उसे अपने बच्चे से दूर जाना होगा। वही ख्वाहिश ने इस वक्त सुबह वाले ही कपड़े पहने थे, जिसकी वजह से उसकी अनारकली सूट पर कई सारे धब्बे पड़ गए थे, कोई मिट्टी का तो कोई खून का, क्योंकि ख्वाहिश को जिस हाथ पर चोट लगी थी उसी हाथ को अपने पेट पर फिर रही थी। वही ख्वाहिश की हालत ऐसी हो गई थी कि किसी ने उसके दिल पर भारी पत्थर रख लिया हो, क्योंकि उसे अब सांस आना मुश्किल हो रही थी और उसके दिल में एक दर्द महसूस हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसके दिल को हजारों टुकड़ों में काट दिया हो, क्योंकि 2 साल पहले वाला कुणाल ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि कुणाल ने खुद उसे प्रपोज किया था। जब वह ये सोचती है तो उसे समझ आ जाता है कि यह सब उसका नाटक था। वह सिर्फ उससे बदला लेना चाहता था, वो सिर्फ प्यार का दिखावा था। उसका असली मकसद तो उसे बर्बाद करना था और वह खामखा कुणाल से झूठी उम्मीद लगाए बैठी थी कि शायद बच्चे के आने से कुणाल सुधर जाएगा। पर ऐसा नहीं था। कुणाल ने खुद उसे कहा था कि बच्चे के आने के बाद वह खुद उसे छोड़ देगा और किसी कचरे की तरफ फेंक देगा। वह सिर्फ उसके लिए एक बच्चे पैदा करने वाली मशीन थी, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और ख्वाहिश भी बेवकूफ़ थी जो कुणाल के प्यार में पड़ गई। उसने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि कुणाल जैसा बड़ा आदमी उसे प्यार करता होगा, क्योंकि वह कुणाल के सामने किसी कचरे से कम नहीं थी। उसे तो लगा था कि वह एक राजकुमारी है और कुणाल एक राजकुमार जो उसे अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाने आया है और उसे अपनी रानी बनाकर रखेगा। वो ये सोच ही रही थी कि अचानक से कमरे का दरवाजा खुलता है और मारिया गेट पर आकर ख्वाहिश से कहती है, मैडम क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? वही ख्वाहिश अपनी सोच से बाहर आकर मारिया को देखने लगती है। वही मारिया ख्वाहिश के जवाब का इंतजार किए बिना ही तुरंत ही ख्वाहिश के रूम में आ जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है और ख्वाहिश को डांटते हुए कहती है, बेटा तुम अपना ध्यान बिल्कुल नहीं रखती, देखो ना फिर से इसमें से खून निकलने लगा है। इतना कहकर वह तुरंत ही सामने ड्रॉवर में से एक फर्स्ट एड बॉक्स लेकर ख्वाहिश के पास आ जाती है और ख्वाहिश की पट्टी करने लगती है। वही ख्वाहिश अपनी आंसू भरी आंखों से सामने बैठी मारिया को देखने लगती है। उसे अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था, उसके दिल में ढेर सारा दर्द था, पर वह कुछ कर नहीं सकती थी। वही मारिया तुरंत ही ख्वाहिश की पट्टी चेंज करके ख्वाहिश को समझाते हुए कहती है, बेटा तुम्हें अपने बच्चे के लिए स्ट्रॉन्ग बनना होगा। इतना कहकर मारिया ख्वाहिश के पेट को देखने लगती है। जब उसकी नज़र उसके कपड़ों पर जाती है तो मारिया तुरंत ही ख्वाहिश से कहती है, बेटा तुम अपने कपड़े बदल लो। वही ख्वाहिश जब मारिया की बात सुनती है तो अपने पेट की ओर देखने लगती है, जहां पर मिट्टी और खून के निशान बने हुए थे, क्योंकि पहले ख्वाहिश ने ये नोटिस नहीं किया था। पर जब वह अपने मैले कपड़ों को देखती है तो तुरंत ही अपने आंसू पोंछकर अपना सर हाँ में हिलाते हुए बेड से उठने लगती है। वही मारिया तुरंत ही ख्वाहिश से कहती है, ठीक है बेटा मैं तब तक तुम्हारे लिए खाना लगवा देती हूँ। उसके बाद वह वहाँ से चली जाती है, क्योंकि मारिया ख्वाहिश की आंखों में आंसू नहीं देख सकती थी। अगर वह कुछ देर यहाँ रही तो वह खुद भी रो पड़ेगी। वही कुणाल इस वक्त विला में ही था और वह डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ था। वही जब उसकी नज़र सीढ़ियों से नीचे आती हुई मारिया पर पड़ती है तो वह तुरंत ही अपने एक्सप्रेशन डाक कर लेता है और अपनी गहरी काली आंखों से मारिया को देखने लगता है। उसके बाद वह मारिया से कहता है, मारिया उसे ऊपर ही खाना खिला देना, मैं नहीं चाहता कि वह यहाँ आए और मेरी गर्लफ्रेंड उसे देखे। वही मारिया कुणाल को देखकर अपना सर हाँ में हिला देती है। उसे मन ही मन ख्वाहिश के लिए बुरा लग रहा था। वही मारिया किचन में जा ही रही थी कि उसके कानों में किसी की हाई हील की आवाज़ पड़ती है, जिससे मारिया अपना चेहरा दरवाजे की ओर करके उस लड़की को देखने लगती है। वह लड़की बहुत अदाओं के साथ चलते हुए कुणाल के पास वाली चेयर पर बैठ जाती है और कुणाल से माफ़ी मांगते हुए कहती है,
सॉरी कुणाल, मुझे लेट हो गया। तुम्हें पता है ना यह मुंबई का ट्रैफिक कितना होता है, और उस पर भी तुम्हारा विला यहाँ दूर बना है, इसलिए मुझे ड्राइविंग में काफ़ी टाइम लग गया। वही कुणाल उस सामने वाली लड़की से कुछ नहीं कहता, बस अपना सर उस लड़की की ओर करके उसे देखने लगता है। वही मारिया उस लड़की को मन ही मन कोसते हुए किचन की ओर जाने लगती है और ख्वाहिश के लिए प्लेट में खाना डालने लगती है। वही ख्वाहिश जो कि अपने कपड़े बदलकर नीचे हॉल में ही आ रही थी, जब उसकी नज़र नीचे हॉल में बैठे हुए कुणाल और उस लड़की पर पड़ती है तो उसके दिल में एक टीस उठती है। उसकी आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं। उसे ऐसा लग रहा था वह अभी मर जाएगी। उसे अपने पेट में एक तेज दर्द महसूस होता है, क्योंकि उसे ये सब देखकर बहुत सदमा लगा था। वह अपनी आंखों में आंसू लिए तुरंत ही अपने कमरे की ओर जाने लगती है। वही कुणाल जो कि डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ था, उसका चेहरा इस वक्त दूसरी साइड था, पर फिर भी उसे यह पता था कि चाहत ने उन्हें देखा है, जिसे महसूस करके उसके एक्सप्रेशन तुरंत ही बदल जाते हैं। वही मारिया कुणाल और उस लड़की को देखकर तुरंत ही खाने की प्लेट लेकर सीढ़ियों से होते हुए ऊपर जाने लगती है। वही वह लड़की और कोई नहीं बल्कि मशहूर सिंगर श्रेया वर्मा थी। वही मारिया के जाने के बाद कुणाल के एक्सप्रेशन तुरंत ही बदल जाते हैं और कुणाल वहां से खड़ा होकर विला से बाहर जाने लगता है। वही श्रेया जब कुणाल को बाहर जाता हुआ देखती है तो तुरंत ही उसके पीछे पीछे बाहर जाने लगती है, क्योंकि उसे लगा था कि कुणाल ने उसे यहाँ पर खाने के लिए इनवाइट किया है, पर कुणाल ने तो उसे बात भी नहीं की थी। कुणाल अपनी गहरी काली आंखों से उस विल को देखकर तुरंत ही अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाता है। वही अब श्रेया का भी यहाँ रहने का कोई मूड नहीं था, इसलिए वह जिस गाड़ी में आई थी उसी गाड़ी में बैठकर वहां से 9-2-11 हो जाती है। एपिसोड 10। ख्वाहिश इस वक्त अपने कमरे में अपना मुंह दबाकर रो रही थी। वह सोच रही थी कि यह वही कुणाल है जिससे वह प्यार करती थी, जिसके लिए वह पूरी दुनिया से लड़ गई थी, जिसके लिए उसने अपने इतने प्यार करने वाले भाई को छोड़ दिया था। वो ये सब सोच सोचकर बहुत रो रही थी। वह अपनी किस्मत को कोस रही थी कि भगवान ने उसे इतनी बुरी किस्मत क्यों दी, क्योंकि बचपन से उसके सर पर माँ बाप का साया नहीं था, सिर्फ उसका भाई ही था जो उस पर अपनी जान न्यौछावर करता था। पर जब उसकी जिंदगी में कुणाल आया तो उसने अपने भाई को छोड़कर कुणाल को चुना। क्या उसकी आंखें खराब हो गई थी जो उसने कुणाल का असली चेहरा नहीं देखा? क्योंकि कुणाल 2 सालों से उसके साथ सिर्फ अच्छा होने का नाटक कर रहा था। जब उसकी शादी ख्वाहिश से हो गई तो उसने अपना असली रूप दिखाना शुरू किया। वह अब कुणाल से प्यार नहीं करती, क्योंकि 2 साल पहले वह एक टीनेजर लड़की थी जिसे हर लड़का अच्छा लगता था, क्योंकि तब उसकी उम्र सिर्फ 17 साल की थी। पर जब वह कुणाल से मिली तो कुणाल उसे सबसे ज्यादा अच्छा लगने लगा। वह कुणाल के धोखे को सच्चा प्यार समझने लगी। उसे लगता था कि वह उसका पहला और आखिरी प्यार है, इसलिए तो उसने बिना अपने भाई की परवाह किए कुणाल से शादी कर ली, क्योंकि वह कुणाल के प्यार में अंधी हो गई थी। क्योंकि कुणाल उसे प्रिंसेस की तरह ट्रीट करता था। 2 साल तक कुणाल हर महीने उससे मिलने देहरादून आता था। तब वह अपने 12th में पढ़ाई करती थी। वह आगे जाकर एक फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी और उसके भाई का सपना था कि वह एक डॉक्टर बने। पर जब वह कुणाल से मिली तो उसने अपने सपने आसानी से छोड़ दिए और कुणाल के पीछे पागलों की तरह उसकी बात मानती रही। उसके भाई को तो ये भी पता नहीं था कि उसकी बहन की जिंदगी में कोई लड़का है, क्योंकि सिद्धार्थ की नज़रों में वह उसकी गुड़िया थी जो अभी भी छोटी थी। जब उसके भाई को पता चला कि ख्वाहिश किसी लड़के से प्यार करती है तो उसके लिए ये सब सदमे से कम नहीं था, पर फिर भी वह ख्वाहिश के लिए खुश था। वह चाहता था कि ख्वाहिश पहले अपनी स्टडी कंप्लीट करे, उसके बाद वह जिसे चाहे शादी कर सकती है। वही ख्वाहिश ये सब सोच ही रही थी कि अचानक से कमरे का दरवाज़ा नॉक होता है। वह अपने ख्यालों से बाहर आती है और अपने हाथों से अपने आंसू पोंछकर अपने आप को स्ट्रांग दिखाते हुए कमरे का दरवाज़ा खोलने लगती है, क्योंकि उसे पता था कि बाहर कौन आया होगा, क्योंकि इस घर में सिर्फ मारिया को ही उसकी चिंता रहती थी। मारिया इस वक्त अपने हाथों में खाने की प्लेट लिए ख्वाहिश के कमरे की बाहर खड़ी थी। उसे ख्वाहिश को लेकर टेंशन हो रही थी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि ख्वाहिश ने कुणाल को उस लड़की के साथ देख लिया है। उसे लगा था कि ख्वाहिश अभी तक कमरे से बाहर ही नहीं निकली, इसलिए वह तुरंत ही दरवाज़ा खटखटाती है, जिससे ख्वाहिश दरवाज़ा खोलती है और वह ख्वाहिश का हाथ पकड़कर अपने साथ सोफे के पास ले जाती है और ख्वाहिश के सर को सहलाते हुए ख्वाहिश से कहती है, चलो बेटा खाना खा लो, मैंने आज तुम्हारी सारी फेवरेट चीज़ें बनाई है। इतना कहकर वह खाना बीच में पड़ी टेबल पर रख देती है और ख्वाहिश को अपने साथ सोफे पर बिठा लेती है। वही ख्वाहिश समझ चुकी थी कि मारिया आंटी इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही है, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि वह कुणाल को दूसरी लड़कियों के साथ देखे। वही ख्वाहिश अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान सजाए मारिया आंटी से कहती है, मारिया आंटी मैंने सब देखा है।
वही मारिया जब ये सुनती है तो अपनी आंखों से ख्वाहिश का प्यारा चेहरा देखते हुए ख्वाहिश के सर को सहलाते हुए ख्वाहिश से कहती है, तुम उसके लिए क्यों परेशान हो रही हो? तुम अभी छोटी हो, इसलिए तुम फिर से अपनी जिंदगी शुरू कर सकती हो। तुम इन जैसे आदमी के पीछे अपनी लाइफ क्यों बर्बाद कर रही हो? अगर तुम चाहो तो तुम्हें उससे भी अच्छे लड़के मिल सकते हैं जो तुम्हें सच में प्यार करें। भले ही वह कुणाल जितने अमीर ना हो, पर वह तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे। वही ख्वाहिश जब ये सुनती है तो अपना सर हाँ में हिला देती है, क्योंकि यह बात सच थी कि अब ख्वाहिश को कुणाल से प्यार नहीं था। क्योंकि ख्वाहिश उस कुणाल से प्यार करती थी जो उसके साथ शादी के पहले था। उसे शादी के बाद वाले कुणाल से नफरत होने लगी थी। उसने मन ही मन सोच लिया था कि वह अब कुणाल के बारे में ना ही कुछ सोचेगी और ना ही अपने आप पर और जुल्म करेगी। क्योंकि ख्वाहिश को पहले पता भी नहीं था कि वह जिस लड़के से प्यार करती है वह एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति है। क्योंकि उसे इन सब से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि वह सिर्फ कुणाल से प्यार करती थी। पर अब सब कुछ खत्म हो गया था। वही मारिया आंटी अपने हाथों में स्पून लिए ख्वाहिश को अपने हाथों से खिलने लगती है। वही ख्वाहिश भी अच्छे बच्चे की तरह मारिया आंटी के हाथों से खाना खाने लगती है। क्योंकि जब भी ख्वाहिश मारिया आंटी को देखती थी तो उसे अपनी मॉम की याद आती थी। ऐसे ही समय बीतता रहा। इस बीच कुणाल एक बार भी घर नहीं आया था और ना ही ख्वाहिश को उसके आने की उम्मीद थी और ना ही ख्वाहिश चाहती थी कि वह अब यहाँ आए। क्योंकि उसने मन ही मन डिसाइड कर लिया था कि अगर उसे कुणाल को छोड़ना पड़े तो उसे छोड़ देगी, क्योंकि इस रिश्ते में गुट जीने से अच्छा तो वह इस रिश्ते को ही तोड़ दे। क्योंकि कुणाल भी यही चाहता था कि वह बच्चे के बाद ख्वाहिश को छोड़ देगा। वही अब ख्वाहिश को भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अगर उसे अपने बच्चों को छोड़ना पड़े तो वह छोड़ देगी, क्योंकि वह प्यार की नहीं बल्कि धोखे की निशानी थी जो कुणाल ने उसे दिया था। पर फिर भी वह अपने बच्चे से बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसका दिल हजारों टुकड़ों में छल्ली हो रहा था। पर इस सबसे कुणाल के दिल को एक सुकून मिल रहा था। जब भी ख्वाहिश दर्द में होती तो कुणाल को अपने आप ही सुकून मिल जाता था, इसलिए अब ख्वाहिश नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से कुणाल को सुकून मिले। अगर उसके लिए उसे अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने बच्चों को छोड़ना पड़े तो वह छोड़ देगी, क्योंकि अब वह किसी मिस्ट्रेस की तरह अपनी जिंदगी नहीं जी सकती थी। ऐसे ही 3 महीने बीत गए। इस बीच ख्वाहिश एक बार भी नहीं रोई थी। उसने अपना दिल पत्थर का बना लिया था। उसका वेट भी काफी बढ़ चुका था। उसके गाल अब और चबी हो गए थे, पर फिर भी वह बहुत ही सुंदर दिख रही थी। उसकी सुंदरता में कोई भी कमी नहीं आई थी, बल्कि प्रेगनेंसी के कारण उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक दिखाई देती थी। अब वह सिर्फ अपने बच्चे आने का वेट कर रही थी। ख्वाहिश अब खुश रहने लगी थी, क्योंकि उसके साथ उसका छोटा दोस्त जॉय रहता था, जो हर बार अपनी क्यूट क्यूट हरकतों से ख्वाहिश को खुश करता रहता था। अगर ख्वाहिश दुखी भी हो तो जॉय ख्वाहिश को अपनी फनी फनी हरकतों से खुश कर देता था। और जॉय और कोई नहीं बल्कि वह छोटा सा पप्पी था जिसे ख्वाहिश ने फुटपाथ पर से उठाया था। जॉय कोई आम कुत्ता नहीं था, बल्कि एक अच्छी नस्ल का पप्पी था। क्योंकि अभी वह छोटा था इसलिए उसके फीचर अच्छे से दिखाई नहीं देते थे, पर जब से वह ख्वाहिश की जिंदगी में आया था ख्वाहिश खुश रहने लगी थी, इसलिए ख्वाहिश ने उसका नाम जॉय रखा था। वही जॉय हमेशा ख्वाहिश के साथ खेला करता था और उसके पास ही रहता था। एपिसोड 11। सुबह के 8 बजे। ख्वाहिश की प्रेगनेंसी को 9 महीने पूरे होने आए थे। सभी लोग बेसब्री से ख्वाहिश के आने वाले बच्चे का इंतजार कर रहे थे। सभी का मकसद अलग अलग था। मारिया चाहती थी कि बच्चा आने के बाद ख्वाहिश अपनी नई जिंदगी शुरू करे। वही कुणाल चाहता था कि बच्चा आने के बाद वह ख्वाहिश को किसी कचरे की तरह अपनी जिंदगी से बाहर दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दे। इस बीच ख्वाहिश ने भी सोच लिया था कि वह बच्चा आने के बाद कुणाल और इस शहर को छोड़कर वापस देहरादून चली जाएगी और अपने भाई से माफी की भीख मांगेगा। ख्वाहिश इस वक्त गार्डन में लगी एक बेंच पर बैठी हुई थी और उसके पास जॉय बैठा हुआ था और वह अपने मुंह से प्यारी प्यारी आवाजें निकल रहा था और कभी अपनी पुछ छटपटा रहा था। वही ख्वाहिश अपने हाथों में कुकीज लिए उस प्यार से जॉय को अपने हाथों से खिला रही थी। वही जॉय भी यह सब बहुत एंजॉय कर रहा था। जब से जॉय इस विला में आया था तब से सबका फेवरेट बन गया था। अब तो सारे बॉडीगार्ड्स को भी जॉय काफी पसंद आने लगा था और मैथ्स तो उसके पीछे पागल थी। जब भी वह बाहर जाती थी तब जॉय के लिए खाना और खिलौने जरूर लाती थी। वही ख्वाहिश के चेहरे पर इस वक्त थोड़ा दर्द नजर आ रहा था, क्योंकि उसे अपने पेट में हल्का हल्का दर्द हो रहा था, पर वह किसी से कहना नहीं चाहती थी। क्योंकि अभी 9 महीने पूरे होने में 3-4 दिन बाकी थे और उसे लगा था कि यह नॉर्मल पेन है, इसलिए वह किसी से कुछ नहीं कहती। वही वह जॉय को खाना खिलाने के बाद वह दोनों बॉल से खेलने लगते हैं। क्योंकि ख्वाहिश अपने दर्द से अपना ध्यान डाइवर्ट करना चाहती थी, इसलिए वह जॉय के साथ बॉल से खेलने लगती है। ख्वाहिश जब भी बॉल गार्डन में थ्रो करती,
जोए जाकर तुरंत ही उस बोल को अपने मुंह में पड़कर ख्वाहिश के सामने खड़ा हो जाता। उसके बाद फिर से ख्वाहिश ऐसा करती तो जोए फिर से उस बोल को लाकर ख्वाहिश के सामने रख लेता। वही जो बॉडीगार्ड्स वहां पहरा दे रहे थे वह भी इस नज़ारे को देखकर बहुत खुश हो रहे थे। वही सारी मैड्स भी अपना काम छोड़कर गार्डन में इकट्ठा हो गई थी, क्योंकि यह रोज का था। जब से कुणाल यहाँ से गया था तब से हमेशा ख्वाहिश जोए के साथ ऐसे ही खेलती रहती थी। वही इस वक्त पूरे गार्डन में बहुत ही खुशनुमा माहौल बना हुआ था। ये देखकर ऐसा लग रहा था मानो सारे जहां की खुशियां यहाँ पर आकर इकट्ठा हो गई हो। वही ख्वाहिश भी अपने दर्द को भूलने लगी थी और जोए के साथ खेलने में बिजी थी। उसके चेहरे पर इस वक्त ना बयां करने वाली खुशी थी और एक चमक थी जो कि हर एक प्रेग्नेंट औरत के चेहरे पर होती है। वह इस बीच कुणाल को तो भूल ही गई थी, क्योंकि कुणाल पिछले 3 महीने से यहाँ एक बार भी नहीं आया था। वही सारे लोग इस वक्त गार्डन में इकट्ठा हुए थे। गार्डन बहुत ही बड़ा था और विला की पिछली साइड बना हुआ था, जिससे उन सभी ने गाड़ियों की आवाज़ नहीं सुनी, क्योंकि वह अपनी दुनिया में गुम थे। वही 7 से 8 गाड़ियां आकर विला के सामने रुकती है। वही वहां खड़ा एक बॉडीगार्ड जाकर तुरंत ही बीच वाली गाड़ी का दरवाजा खोलता है, जिससे एक बहुत ही हैंडसम पर्सनैलिटी बाहर निकलती है। उसका चेहरा बिल्कुल इमोशनल लेस था, पर वह दिखने में काफ़ी हैंडसम था। उसकी काली गहरी आंखें उसकी हैंडसमनेस में और बढ़ोतरी कर रही थी। उसने इस वक्त ब्लैक कलर का कस्टम मेड बिजनेस सूट पहना हुआ था। उसके बाल जेल से सेट किए हुए थे, जिससे उसकी पूरी पर्सनैलिटी किसी रॉयल किंग की तरह लग रही थी। वही सारे बॉडीगार्ड जो वहां पर खड़े थे वो कुणाल को देखकर शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी मैडम इस वक्त गार्डन एरिया में है और सारी मेंडस भी उनके साथ गार्डन एरिया में इकट्ठी हुई है। अगर इस बात का पता कुणाल को चल गया तो वह अभी के अभी उनको जॉब से निकाल देगा। वही सभी बॉडीगार्ड के माथे पर ठंडा पसीना आने लगता है। वह चाहकर भी अपनी घबराहट छुपा नहीं पा रहे थे। वही कुणाल के साथ आए हुए बॉडीगार्ड तुरंत ही एक एक करके गाड़ियों से बाहर निकलने लगत है और विला के आसपास अपनी राइफल लिए खड़े हो जाते हैं। वही कुणाल अपनी काली गहरी आंखों से वहां पर खड़े बॉडीगार्ड को घूरता है। उसके बाद जब उसके कानों में किसी की हंसी मजाक की आवाज आने लगती है तो वह तुरंत ही वहां से विला के बैक साइड चला जाता है। जब वो वहां का नजारा देखता है तो उसकी आंखों में खून उतरने लगता है। उसकी काली गहरी आंखों में गुस्सा किसी ज्वाला की तरह दिखने लगता है। एपिसोड 12। कुणाल जब गार्डन एरिया में किसी के हंसी मजाक की आवाज़ सुनता है तो वह तुरंत ही अपने लंबे लंबे कदमों से गार्डन की ओर जाने लगता है। जब वह विला के बैक साइड जाता है और सामने का नज़ारा देखता है तो उसकी आंखों में गुस्सा उतरने लगता है। उसकी काली गहरी आंखों में इस वक्त गुस्से की ज्वाला नजर आ रही थी, क्योंकि ख्वाहिश इस वक्त बेंच से खड़ी होकर गार्डन एरिया में जोई के साथ फुटबॉल खेल रही थी। उसके साथ साथ 2 मैड्स भी उनके साथ खेल रही थी, क्योंकि ख्वाहिश ज़्यादा दौड़ नहीं सकती थी, इसलिए वह उसको फुटबॉल लाकर देती थी। ख्वाहिश फुटबॉल को हल्के पैर से मार रही थी और फुटबॉल भी काफ़ी छोटा था, क्योंकि वह एक असली वाला फुटबॉल नहीं बल्कि टॉय था जो कि मैड्स जोई के लिए खेलने लाई थी। वही ख्वाहिश उनके साथ खेलते वक्त ध्यान रख रही थी कि वह कहीं गिर ना जाए, इसलिए वह आराम आराम से खेल रही थी। वही जोई भी उछल उछल कर उस फुटबॉल को ख्वाहिश को पास कर रहा था, क्योंकि फुटबॉल काफ़ी हल्का था और जोई काफ़ी इंटेलिजेंट डॉग था। उसे देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वह एक स्ट्रीट डॉग हो, क्योंकि ऐसी नस्ल इंडिया में नहीं पाई जाती थी। वही इस वक्त ख्वाहिश के चेहरे पर मुस्कान साफ देखी जा सकती थी। जब कुणाल ख्वाहिश के चेहरे पर हंसी को देखता है तो उसके तन बदन में आग लग जाती है। वह तुरंत ही अपने कदम गार्डन की ओर बढ़ा देता है। वही जोई जो कि ख्वाहिश के साथ फुटबॉल खेल रहा था, जब वह सामने से आ रहे उस डरावनी आंखों वाले आदमी को देखता है तो अपनी प्यारी सी आवाज में उसे देखकर जोर जोर से भौंकने लगता है। वही सारे लोग जब जोई का ऐसा रिएक्शन देखते हैं तो वह अपनी गर्दन घुमाकर जोई जिस दिशा में देख रहा था वहां देखने लगते हैं। वही जब उनकी नज़र कुणाल पर पड़ती है तो सबके चेहरे पर ठंडा पसीना आने लगता है। वही जो मैड्स ख्वाहिश के साथ खेल रही थी वह तुरंत ही अपने हाथ बांधे खड़ी हो जाती है। वही सारे बॉडीगार्ड्स भी कुणाल को देखकर अपनी नज़रें नीचे कर लेते हैं। उन्हें भी मन ही मन डर लग रहा था कि कहीं कुणाल ने उन्हें ख्वाहिश को देखते हुए देख न लिया हो, वरना कुणाल उन्हें जिंदा जमीन में दफना देगा। वही ख्वाहिश जब कुणाल को देखती है तो उसके चेहरे पर आई हुई मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगती है। वही मारिया अपनी नज़रें नीचे किए हुए हाथ बांधकर खड़ी थी, जैसे कि कोई मुजरिम खड़ा हो। वही ख्वाहिश इस वक्त किसी स्टैचू की तरह अपनी जगह पर जम गई थी और सामने से आते हुए उस आदमी को देख रही थी, जो कि इस वक्त किसी राक्षस से कम नहीं लग रहा था। वही कुणाल तुरंत ही आकर ख्वाहिश के सामने खड़ा हो जाता है और ख्वाहिश से कुछ कहने ही वाला होता है कि अचानक से उसकी नज़र ख्वाहिश के पैरों के पास खड़े उस पपी पर जाती है। वही जब कुणाल उस पपी को देखता है तो अपनी सर्द आवाज में ख्वाहिश से कहता है, तुमने किसको पूछकर इस कुत्ते के पिल्ले को यहाँ रखा है?
मैंने कोई धर्मशाला नहीं खोल रखी जो तुम जब चाहे किसी को भी उठाकर यहाँ ले आओ। इतना कहकर वह अपनी काली गहरी आंखों से उस छोटे सी कुत्ते के पिल्ले को देखने लगता है जो कि उसी को देखकर भौंक रहा था। वही कुणाल को ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उसकी बात ना सुने। जब उसने उस छोटे पपी को देखा तो वो उसे ही गुस्से से घूर रहा था, इसलिए कुणाल को उस पपी को देखकर बहुत गुस्सा आ गया। वह तुरंत ही अपनी रोबोदर आवाज में कहता है, डैनियल जल्दी आकर इस कुत्ते को पिल्ले को ले जाकर कहीं फेंक दो। वही कुणाल के कहने पर 2 बॉडीगार्ड आकर जॉई को पकड़ने ही वाले थे कि ख्वाहिश तुरंत ही जॉस से कहती है, जॉई भागो यहाँ से। वही जॉई जब ख्वाहिश की बात सुनता है तो तुरंत ही वहां से अपने छोटे छोटे कदमों से भागने लगता है, पर फिर भी वह बहुत तेज भाग रहा था जिससे बॉडीगार्ड भी उसे पकड़ नहीं पा रहे थे। वही कुणाल तुरंत ही ख्वाहिश का हाथ पकड़कर अपने साथ खींचते हुए वहां से ले जाने लगता है। वही ख्वाहिश भी अपना एक हाथ अपने पेट पर रखकर कुणाल के साथ जाने लगती है। कुणाल इतना तेज चल रहा था कि ख्वाहिश उसके साथ खींची जा रही थी। वही गार्डन में खड़ी मारिया जब ये देखती है तो उसे ख्वाहिश के लिए बहुत बुरा लगने लगता है, क्योंकि इस हालत में भी कुणाल ख्वाहिश को ऐसे लेकर जा रहा है जैसे कि वह कोई चीज़ हो। वही कुणाल इस वक्त इतने गुस्से में था कि उसको ख्वाहिश की प्रेगनेंसी के बारे में ख्याल ही नहीं रहा था। वह ख्वाहिश को अपने साथ खींचते हुए सीधा विला के अंदर ले जाने लगता है। वही ऐसे खींचने की वजह से ख्वाहिश को चलने में बहुत ही तकलीफ हो रही थी, साथ ही साथ उसके चेहरे पर अब हल्का हल्का पसीना आने लगा था और उसके पेट में अब दर्द ज़्यादा बढ़ गया था। वह जैसे तैसे करके अपने दर्द को कंट्रोल कर कुणाल के साथ जाने लगती है, क्योंकि उसे पता था अगर वह कुणाल का कहना नहीं मानेगी तो कुणाल उस पर गुस्सा करेगा और इससे ख्वाहिश को कोई फर्क नहीं पड़ता था, पर वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से बाकी सब सर्वेंट की जॉब चली जाए, इसलिए वो उसके साथ जाने लगती है। वही कुणाल जब लिविंग हॉल में पहुंच जाता है तो ख्वाहिश को एक झटके से अपने सामने लाकर खड़ा कर देता है और ख्वाहिश का हाथ छोड़ देता है। उसके बाद ख्वाहिश के बेहद करीब जाकर उसके दोनों कंधे को कसकर पकड़ लेता है और उसे बहुत बेरहमी से मसलते हुए ख्वाहिश से कहता है, मैं यहाँ पर नहीं था इसलिए तुम खुद को यहाँ की महारानी समझने लगी थी क्या? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उस कुत्ते को यहाँ लाने की? क्या तुमने उसे यहाँ लाने से पहले मुझे एक बार भी पूछा था? इतना कहकर वह ख्वाहिश को गुस्से से देखने लगता है। वही ख्वाहिश कुणाल से कुछ कहने ही वाली थी कि कुणाल तुरंत ही अपनी एक उंगली दिखाकर ख्वाहिश को बोलने से मना कर देता है और अपना सर नाम में हिलाते हुए कहता है, अगर तुमने अपनी इस गंदी जुबान से एक वर्ड से भी निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और हाँ, मैं तुम्हें तो कोई सजा नहीं दे सकता पर उन लोगों को जरूर सजा दूंगा जिन्होंने मेरे मर्जी के खिलाफ जाकर तुम्हें सपोर्ट किया है। इतना कहकर वह तुरंत ही ख्वाहिश को छोड़ देता है और अपने लंबे लंबे कदमों से सीढ़ियों से होते हुए ऊपर जाने लगता है। वही ख्वाहिश जब ये सुनती है तो तुरंत ही घबरा जाती है, क्योंकि उसे पता था कुणाल कितना सेल्फिश और निर्दय है। अगर वह किसी को सजा देने के लिए आया तो वह उनकी जान भी ले सकता है। वही ख्वाहिश अपने धीमे धीमे कदमों से सीढ़ियों के ऊपर चलने लगती है, क्योंकि कुणाल कब का सीढ़ियों से ऊपर अपने कमरे में चला गया था। वही ख्वाहिश बीच में ही पहुंची होगी कि अचानक से उसकी नज़र सामने से आते हुए कुणाल पर पड़ती है, जिसके हाथ में एक चमड़े की हंटर थी। जब ख्वाहिश उसे देखती है तो वो घबरा जाती है। वह हड़बड़ाते हुए अपने कदम तेज करके सीढ़ियों के ऊपर चढ़ने लगती है। वह इतनी गड़बड़ी में थी कि अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और वह स्टेयर से गिरने लगती है। वही कुणाल जो कि अपने हाथ में चमड़े का हंटर लेकर खड़ा था, जब वह ख्वाहिश को नीचे गिरता हुआ देखता है तो उसका मुंह शौक के मारे खुला का खुला रह जाता है। वह तुरंत ही अपने हाथ में पकड़े हुए हंटर को फेंक देता है और तेजी से सीढ़ियों से उतरने लगता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि ख्वाहिश इस वक्त सीढ़ी से लुढ़कते हुए सीधे नीचे फर्श पर पड़ी हुई थी। ख्वाहिश के सर से खून बह रहा था और उसने अपने दोनों हाथ दर्द के कारण अपने पेट पर रखे हुए थे। उसने दर्द के कारण अपने होंठ भींच लिए थे। उसकी आंखों में इस वक्त इतना दर्द था कि उसकी आंखें बेहद लाल हो गई थी और उसमें से लगातार आंसू बह रहे थे। वही वह अपनी आंसू भरी आंखों से सीढ़ियों से उतर रहे कुणाल को देख रही थी। अचानक से ख्वाहिश की हेजल ब्राउन आंखों के सामने धुंधलापन आने लगता है और फिर सब जगह अंधेरा छा जाता है। तो दोस्तों, आगे क्या होगा यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।